थकान, वजन बढ़ना या चिड़चिड़ापन, क्या इन सब के पीछे सिर्फ थायराइड रिस्पॉन्सिबल है या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? आइए आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे। इन सारे लक्षणों के पीछे थायराइड रिस्पॉन्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी। बहुत सारे लोग इन सिम्टम्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सही जवाब मिल सकता है सिर्फ ब्लड टेस्ट की मदद से, क्योंकि थायराइड के लक्षण कई बार दूसरी बीमारियों से ही मिलते जुलते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हम एक ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में बॉस का काम होता है सारे एम्प्लॉयज से काम करने के लिए बोलना। अगर कोई एम्प्लॉय पहले से ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो बॉस कुछ नहीं कहेगा, शांत रहेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है या ना के बराबर काम कर रहा है तो बॉस उसके ऊपर काम करने के लिए चिल्लाएगा। सेम कंडीशन हमारी बॉडी में भी होती है। टीएसएच यहाँ पर बॉस की तरह होता है और थायराइड ग्लैंड एक कर्मचारी की तरह। टीएसएच का काम होता है थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 बनाने के लिए कहना। अगर थायराइड ग्लैंड पहले से ही सही मात्रा में T3 और T4 बना रही है तो टीएसएच थायराइड को T3 और T4 बनाने के लिए सिग्नल नहीं देगा। लेकिन अगर कंडीशन इसके अपोजिट है, थायराइड सही मात्रा में T3 और T4 नहीं बना रहा है या बिल्कुल ही नहीं बना रहा है, तो टीएसएच थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा जिससे कि वो सही मात्रा में T3 और T4 बना सके। जिस तरह से थायराइड का बॉस होता है टीएसएच, वैसे ही टीएसएच का भी कोई बॉस होता है। टीएसएच का बॉस होता है ब्रेन। ब्रेन थायराइड ग्लैंड को चेक करता है कि उसमें T3 और T4 सही मात्रा में बन रहे हैं या नहीं। अगर T3 और T4 सही मात्रा में बन रहे हैं तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को टीएसएच बनाने के लिए सिग्नल नहीं देगा। लेकिन अगर T3 और T4 सही मात्रा में नहीं बन रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देगा, सिग्नल देगा कि वो टीएसएच हार्मोन बनाए, जिससे कि T3 और T4 का लेवल सही मात्रा में मेंटेन किया जा सके। इस बात को हम एक वाटर टैंक सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक वाटर टैंक है, एक सेंसर है और एक मोटर है। अगर वाटर टैंक में पानी का लेवल कम है तो सेंसर मोटर को सिग्नल देगा कि वाटर टैंक में पानी कम है, जिससे मोटर का स्विच अपने आप ऑन हो जाएगा और टैंक में पानी भरने लगेगा। थोड़ी देर बाद जब वाटर लेवल फुल हो जाएगा तो दोबारा सेंसर मोटर को संकेत देगा कि वाटर लेवल फुल हो गया है, जिससे मोटर का स्विच अपने आप ऑफ हो जाएगा। हमारे पास जितनी भी मनी होती है उसका कुछ पार्ट तो हमारे एक पर्स में होता है और बाकी का पार्ट हमारे बैंक में जमा होता है। लेकिन अचानक अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए तो जो पार्ट हमारे पर्स में है मनी का, वही काम आएगा, क्योंकि एकदम से हम उसी का यूज़ कर सकते हैं। बैंक से पैसे निकालने में टाइम लगेगा। ठीक वैसा ही होता है T3 और T4 हार्मोन्स के साथ। T3 और T4 हार्मोन्स का कुछ पार्ट ब्लड में फ्री फॉर्म में होता है, जबकि बचा हुआ पार्ट ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ में बाइंड रहता है। लेकिन एक्टिव फॉर्म की बात की जाए तो जो फ्री फॉर्म है वही एक्टिव है, वही थायराइड की सारी फंक्शंस करता है, जबकि प्रोटीन के साथ में जितना पार्ट बाइंड हो चुका है वो किसी काम का नहीं है, वो पूरी तरह से इनएक्टिव है। आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी ऑफिस हैं उनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी और जो भी सामान रखा है, जो भी मनी है, उसकी बाहर से कोई अटैक कर रहा है तो उससे रक्षा करना। लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड अपने ही ऑफिस के अंदर अटैक कर दें तो इसको क्या कहेंगे आप? कभी कभी हमारी बॉडी के साथ लेकिन ऐसा होता है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है उसका काम होता है अगर बाहर से कोई जर्म्स हैं या कोई भी डिसीज कॉज करने वाले एजेंट्स हैं वो हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं तो उनसे हमारी बॉडी की रक्षा करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं गलती से वो अपने अंदर जो थायराइड है उसको ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं और उसी पर अटैक कर देते हैं और इसके लिए वो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से थायराइड पर अटैक करके कई बार वो हाइपरथायराइड और कई बार हाइपोथायराइड कॉज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट कराने पर ब्लड में ऑटो एंटीबॉडीज दिखाई देते हैं तो पहले से ही पता लगाया जा सकता है कि इसको आगे थायराइड होने वाला है। साथ ही ये भी पता लगा सकते हैं कि थायराइड किस टाइप का होगा, हाइपर या हाइपो। ठीक वैसे ही जैसे अगर कहीं पर आग लगने वाली है और वहाँ पर स्मोक अलार्म लगा है तो जहाँ आग लगने वाली है शुरुआत में जो धुआं है उसको डिटेक्ट करके स्मोक अलार्म में से बीप की आवाज़ आएगी, जिससे जो भी लोग वहाँ पर हैं उनको पता लग जाएगा कि आग लग सकती है और वो सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे ये पता लगता है कि थायराइड ग्लैंड में कोई गांठ तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है या थायराइड ग्लैंड बड़ी तो नहीं हो गई है।
किसी पर्सन के ब्लड फ्लो पैटर्न को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसको हाइपरथायरॉयड है या हाइपोथायरॉयड। अगर ब्लड फ्लो फास्ट है मतलब पर्सन को हाइपरथायरॉयड हो सकता है, और ब्लड फ्लो स्लो है तो पर्सन को हाइपोथायरॉयड हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रैफिक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर रोड पर बहुत सारी व्हीकल्स बहुत तेज गति के साथ में आ जा रही हैं, मतलब ट्रैफिक जैम भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम हाइपरथायरॉयड के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। कंडीशन इसके अपोजिट भी हो सकती है कि रोड पूरी तरह से खाली है, उसमें एक दो व्हीकल ही दिखाई दे रही हैं, और ये जो कंडीशन है वो हाइपोथायरॉयड की तरह है। थायराइड ग्लैंड को अपना वर्क करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, इसलिए थायराइड ग्लैंड कितना आयोडीन अपटेक कर रही है इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, मतलब हाइपर कंडीशन में है, हाइपो कंडीशन में है या नॉर्मल है। अगर थायराइड नॉर्मल अमाउंट आयोडीन का एब्जॉर्ब कर रही है मतलब नॉर्मल वर्किंग है, अगर जरूरत से ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब कर रही है तो हाइपर है, और अगर बहुत कम आयोडीन एब्जॉर्ब कर रही है मतलब कंडीशन हाइपो है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक स्पंज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्पंज को हम वाटर में ऐड करते हैं और स्पंज वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो हाइपर वाली कंडीशन की तरह है। अगर नॉर्मल अमाउंट वाटर का एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब कंडीशन नॉर्मल है, और अगर स्पंज बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब कंडीशन हाइपो वाली की तरह। हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड में एक गांठ हो सकती है, इसको नोड्यूल भी कहा जाता है, और नोड्यूल्स दो तरह के होते हैं, हॉट या कोल्ड। हॉट नोड्यूल का मतलब है ऐसे नोड्यूल्स जो लगातार T3 और T4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं चाहे बॉडी को इसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो हॉट नोड्यूल को हम क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं जो लगातार बात करते रहते हैं। टीचर अगर उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका तो रिप्लाई करते ही हैं, साथ ही टीचर अगर अदर स्टूडेंट्स से कोई क्वेश्चन कर रहा है उसका भी रिप्लाई करते रहता है। कोल्ड नोड्यूल होने का मतलब ये है कि T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन बिल्कुल ही नहीं होता है या ना के बराबर होता है, चाहे बॉडी को ज़रूरत भी हो तब भी। तो कोल्ड नोड्यूल को हम क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं। अगर टीचर किसी और से कोई क्वेश्चन कर रहा है तब तो इनका शांत रहना ठीक है, लेकिन अगर इनसे डायरेक्टली भी कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है तब भी ये शांत रहते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के स्टूडेंट चुपचाप चीटिंग करते रहते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जो गलत है और टीचर देख नहीं पाता है। सेम चीज़ कोल्ड नोड्यूल के साथ भी है, हो सकता है कि ये आगे जाकर कैंसरस हो जाएं। बायोप्सी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो थायराइड नोड्यूल है वो कैंसरस है या नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि एक छोटी सी नीडल से जो थायराइड ग्लैंड में गांठ हो गई है उसका थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में, जिससे ये पता लगता है कि वो गांठ कैंसरस है या नहीं है। TSH, T3, T4 अल्ट्रासाउंड हर टेस्ट एक पीस की तरह है, अगर सभी को साथ में जोड़ें तभी पूरी पिक्चर बनती है, जैसा कि इमेज में शो हो रहा है। मतलब ये है कि थायराइड पेशेंट जो है उसके अगर जितने भी टेस्ट हैं सभी करवाए जाएं, उसके बाद में सभी को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके स्टडी की जाए, तभी हम पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर थायराइड पेशेंट की सारी टेस्ट करवाकर डॉक्टर ने उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है तो दोबारा टेस्ट कम से कम 6 वीक के बाद में करवाना सही है, क्योंकि थायराइड लेवल चेंज होने में टाइम लगता है। जैसे अगर हम प्रेशर कुकर में राइस बना रहे हैं और टाइम से पहले अगर हमने जल्दी उसकी लिड ओपन कर दी तो राइस अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगी। अगर कोई पर्सन है जिसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर लग रहा है कि ये थायराइड के हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, पिंपल्स निकलना, अचानक वेट चेंज होना, तो सिर्फ सिम्टम्स के बेस पर उसको मेडिसिन देना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि थायराइड के सिम्टम्स अदर डिसीज से भी मिलते जुलते हो सकते हैं। इसलिए पहले टेस्ट करवा कर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन देना ठीक है। थायराइड डिसीज किसी को भी हो सकती है, मेल या फीमेल को, लेकिन फीमेल में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका कारण ये है कि फीमेल में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी प्रेगनेंसी के दौरान तो कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और ये जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन है उसका असर थायराइड हार्मोन्स पर भी पड़ सकता है। लेकिन थायराइड डिसीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो अवेयर होने की। अवेयरनेस ये है कि अगर हमें थायराइड से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो जल्दी से उसका टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाइयाँ लेना, एक्सरसाइज करना और जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको लेना शुरू करें, क्योंकि थायराइड सही रहेगा तो हमारा मूड भी सही रहेगा, हमारा वेट भी सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा और हम पूरी तरह से खुश रहेंगे। क्या आपने कभी थायराइड टेस्ट कराया है? अगर कराया है तो क्या रिजल्ट आया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे थायराइड की ट्रीटमेंट और थायराइड के बारे में
कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।